Formation and structure of US Constitution. मैंने कल भी बताया था कि आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन वर woefully inadequate. Hence, 55 gentlemen from different areas of US represented all the territorial units and gathered in Philadelphia, the first capital of USA. This later on came to be known as Philadelphia Constitutional Convention. So, the proposals came in two major groups: the Virginia Plan, more commonly known as the Federalists, and the New Jersey Plan, more commonly known as the Anti-Federalist. ये लोग दो राइवल या दो पैरेलल व्यू पॉइंट्स आ गए कि कैसा होना चाहिए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, फेडरलिस्टों के मेन प्रोपोनेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन, एंटी फेडरलिस्टों के मेन प्रोपोनेंट थे थॉमस जेफरसन। फेडरलिस्ट एंड एंटी फेडरलिस्ट। फेडरलिस्ट चाहते थे that there must be a strong central authority, एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए तगड़ी, जो मुल्क चला सके। जो बेसिक गैप उन्होंने देखा था आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन में कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। मोर पावर्स टू सेंटर, ज्यादा इख्तियारात वफाक के पास होने चाहिए, क्योंकि पिछले मॉडल में ज्यादा इख्तियारात स्टेट्स के पास थे, तो वो मॉडल ठीक से चल नहीं पाया। ठीक है जी। कांग्रेस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, यानी जो कांग्रेस हमारी बनेगी, जो लेजिस्लेचर बनेगी, वो पॉपुलेशन बेस्ड होगी। जिस स्टेट की पॉपुलेशन होगी उतने ही उसके लोग ज्यादा होंगे। इस तरह रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेशनल असेंबली की या कांग्रेस की होनी चाहिए। लिमिटेड राइट टू प्रॉपर्टी एंड वोट, सबको जायदाद रखने का हक नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग तो जी कांग्रेस का मतलब है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट बोथ कंबाइंड टुगेदर। आईनी तौर पर तो कांग्रेस का मतलब ये है, लेकिन कॉमन पार्लेंस में जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस से हमारी मुराद सिर्फ लोअर हाउस होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स थे फेडरलिस्ट प्लान के। उसके बाद आता है जी एंटी फेडरलिस्ट प्लान। एंटी फेडरलिस्ट प्लान बिलीव्ड इन शेयर्ड पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट with complete state autonomy, with complete state autonomy। हमें complete state autonomy भी होनी चाहिए। ठीक है जी। They believed Congress to be
इक्वालिटी बेस्ड, यानी कोई रियासत छोटी है या बड़ी, कांग्रेस में नुमाइंदे एक जितने होने चाहिए। कोई रियासत छोटी है या बड़ी, कांग्रेस में नुमाइंदे उसके एक जितने होने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल फेडरेशन में वो एक इक्वल यूनिट है, तो उसके भी नुमाइंदे उतने ही होने चाहिए। यानी पॉपुलेशन बेस्ड वाला फॉर्मूला इन्होंने रिजेक्ट किया, इन्होंने कहा नहीं जी इक्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। एंड देन दे ऑल्सो बिलीव्ड राइट टू वोट एंड प्रॉपर्टी फॉर एवरीवन, राइट टू वोट एंड प्रॉपर्टी फॉर एवरीवन। कैमरा घुमा के दिखा देना यार, या पिक्चर लेके भेज दे। ठीक है जी, राइट टू वोट एंड प्रॉपर्टी फॉर एवरीवन। तो ये दो पैरेलल जब हमारे पास व्यू पॉइंट्स आ गए और दोनों तरफ बड़े सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स भी थे और दोनों तरफ बड़े नाम भी थे, तो इट बिकेम इंक्रीजिंगली मोर डिफिकल्ट टू फाइंड ए कॉमन ग्राउंड। It became increasingly more difficult to find common ground. Finally, एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ लिया गया। वो मिडिल ग्राउंड को हम कहते हैं कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज, विलियम सैमुअल हैमिल्टन इसके प्रोपोनेंट थे। इन्होंने किया क्या, दे डिड एन इंटरेस्टिंग जॉब। इन्होंने दोनों प्लान्स के अच्छे पॉइंट्स इकट्ठे किए और एक मेन फार्मूला तरतीब दिया। मिसाल के तौर पे दे गेव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी, जो बात हाउस ऑफ जो फेडरलिस्ट कह रहे थे ये बात मानी गई, लेकिन इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा। इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा। वो जो लिमिटेड और एवरीवनस वोट, जब जो एंटी फेडरलिस्ट भी जिसको कह रहे हैं ना जी कि राइट टू वोट फॉर एवरीवन, एंटी फेडरलिस्ट भी जो ये बात कर रहे हैं राइट टू वोट फॉर एवरीवन, उससे मुराद ये है कि राइट टू वोट फॉर ऑल वाइट मैन। एवरीवन की डेफिनेशन में ब्लैक्स भी नहीं आते, एवरीवन की डेफिनेशन में विमेन भी नहीं आती। वेयर एज फेडरलिस्ट जो कह रहे थे कि लिमिटेड राइट होना चाहिए, उनके नजदीक वाइट अमेरिकन मेन में भी जो साहिब जायदाद हों और सर्टन लेवल पे टैक्स पेयर हों एंड सर्टन फॉर्म ऑफ एजुकेशन रखते हों, सिर्फ उन्हें राइट टू वोट होना चाहिए। तो ये दो डिविजन्स थी। तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन ने कहा दैट जनरल पब्लिक shall vote for an electoral college. जनरल पब्लिक एक इलेक्टोरल कॉलेज को वोट देगी। दैट इलेक्टोरल कॉलेज देन shall vote for president. तो सारे लोग चंद सियाने लोगों को चुनेंगे और फिर ये चंद सियाने लोग मिलके जो है वो सदर को चुनेंगे। इनडायरेक्ट मेथड मैंने समझा दिया है जी आपको जी, लाइक बेसिक डेमोक्रेसीज हमारे यहां, लेकिन बेसिक डेमोक्रेसीज ज्यादा बड़ी थी, ये जरा छोटे लेवल पे बेसिक डेमोक्रेसीज थी। ठीक है जी, तो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा हर रियासत में और लोग उन्हें वोट करेंगे और वो आगे वोट करेंगे। तो
इस तरह इंश्योर किया जाएगा कि दोनों फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्टों की बात मान ली जाए। इसी तरह लेजिस्लेचर को उन्होंने कहा वी विल हैव ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। हम दो हाउसेस की लेजिस्लेचर ले लेंगे। वन विल बी पॉपुलेशन बेस्ड, जिसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहेंगे। अदर वन विल बी इक्वालिटी बेस्ड, जिसे हम सेनेट कहेंगे। और कानून बनने के लिए या आइन में तरमीम करने के लिए, कानून बनने के लिए स्कूल कहां लिखा है मैंने बच्चे? साजिद साहब पूछ रहे हैं कि स्कूल से क्या मीनिंग? कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम है बच्चे, एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम। जहां पर भी ग्रुप इकट्ठा होगा, लोग इकट्ठे होंगे, कॉलेज उसको कहा जा सकता है। कांग्रेस, पार्लियामेंट, इन सारे अल्फाज के भी मीनिंग सेम है, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है जी। तो एक इक्वालिटी बेस्ड हाउस होगा, एक पॉपुलेशन बेस्ड हाउस होगा। ये मसला भी हल हो गया। एमएनए और पार्लियामेंट, एमएनए ही पार्लियामेंट के अंदर होते हैं जी। हाउस, थोड़ा सा आप अगर हौसला करेंगे तो मैं ये सारी टर्म आपको, कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि अभी पढ़ना है, आज ही की क्लास में पढ़ना है, तो आपको पता लग जाएगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ हौसला करें, 10 मिनट दें। तो कहा जी एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक सेनेट होगा, एक में पॉपुलेशन बेस्ड लोग होंगे, एक में इक्वालिटी बेस्ड होंगे, टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी दे दी गई और यूं एक ओवरऑल सिस्टम एग्री कर लिया गया। फंडामेंटल राइट्स आइन का हिस्सा होंगे, ये तय हो गया, लेकिन फंडामेंटल राइट्स कौन से होंगे, इस पर एग्रीमेंट ना होने की वजह से इसको कहा गया कि इसे बाद में ले आएंगे, जो बाद में फिर आ भी गए। तो यूं फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में इस फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ने पास कर दिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ने पास कर दिया। और पास करने के बाद शर्त ये रखी गई, कंडीशन ये थी दैट 3/4 नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, 3/4 number of state legislatures shall ratify the constitution। आइन को 3/4 नंबर यानी 13 में से 9 रियासतें जब तक रेटिफाई नहीं करेंगी, ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। सो दिस प्रोसेस टुक अनदर ईयर, एक साल और लगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए कि वो अपना जो है वो रेटिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करें। एंड देन फाइनली 1789 में इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पहली गवर्नमेंट जॉर्ज वॉशिंगटन की बनी और पहला जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, पहली कांग्रेस जो बैठी वो 3 अप्रैल 1789 को बैठी थी। फर्स्ट कांग्रेस जो बैठी थी वो 3 अप्रैल 1789 को बैठी थी। मैंने बताया है जी 3/4 नंबर ऑफ स्टेट्स हैड टू पास इट। यहां तक फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट जो है वो यहां तक कंप्लीट होता है कि आइन फॉर्म कैसे हुआ, बना कैसे है। यहां से आगे हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि आइन है क्या, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो नेचर आती है कि आइन रिटन है, अनरिटन है, कैसा है।
तो ऑब्वियसली इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। It is world's oldest surviving written constitution। दुनिया का सबसे पुराना ऐसा आइन है जो आज तक चल रहा है। इट इज नॉट दी ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो और भी बहुत सारे थे, कोड्स ऑफ हम्मुराबी को भी कहते हैं, 10 कमांडमेंट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लोग कहते हैं। ऐसा ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो अब तक चल रहा है, ऐसा ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो अब तक चल रहा है, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज ऑल्सो द ब्रीफेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस, ओनली हैज 7 आर्टिकल्स। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे डिटेल्ड है और अमेरिका का सबसे शॉर्ट है। इट इज ऑल्सो ए रिजिड डॉक्यूमेंट, डिफिकल्ट टू अमेंड डॉक्यूमेंट, डिफिकल्ट टू अमेंड है। अमेरिका इज ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अभी मैं आपको बता के पीछे आया हूं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इट हैज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव which has 435 members. It comes for 4 years, half retires after every 2 years. However, whole house goes for मिड टर्म इलेक्शंस। ठीक है जी। कांग्रेस के नुमाइंदे को कांग्रेस मैन या कांग्रेस वुमन कहा जाता है, कांग्रेस मैन या कांग्रेस वुमन कहा जाता है। ये लोअर हाउस है और पॉपुलेशन बेस्ड हाउस है। सेनेट 6 इयर्स के लिए आता है। इसके 100 मेंबर्स हैं। 1/3 रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। आफ्टर एवरी 2 years। टोटल टेन्योर 6 साल है। 1/3 रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 years। इट represents the territorial units ऑफ यूएसए। ये टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है, ये लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता। और अमेरिका की 50 रियासतों में से हर रियासत से यहां 2 सेनेटर्स आते हैं। अब आ जाएं आईनी तरमीम के प्रोसीजर के ऊपर। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट क्या है? दैट एन अमेंडमेंट हैज टू बी पास्ड विद 2/3 मेजॉरिटी ऑफ the total membership of both houses separately। total membership of the both houses separately। सेनेट का अलग 2/3 लाना है और कांग्रेस का अलग 2/3 लाना है। उसके बाद इट विल गो टू स्टेट लेजिस्लेचर्स। स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी प्रिंसिपल वही पुराना है। 3/4 number of state legislatures have to pass this, ratify this। अब चूंकि 50 रियासतें हैं तो 3/4 हो जाएगा अराउंड 37। ठीक है, अराउंड 37। तो ये काफी डिफिकल्ट प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट है। इंडिया में भी स्टेट का रोल है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट में, लेकिन इंडिया में आधी रियासतों की जरूरत है, 3/4 की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका ने जो आइन बनाने का प्रोसेस था
उसी को रिटेन किया है आइन में अमेंडमेंट के लिए भी। ठीक है जी। नहीं, अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट की असेंट मैटर नहीं करती जी। अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट की असेंट मैटर नहीं करती, वो आनी ही होती है। ऑर्डिनरी लॉ में प्रेसिडेंट की असेंट मैटर करती है, अमेंडमेंट में जो है वो प्रेसिडेंट के पास कोई खास पावर नहीं है। ठीक है जी। तो ये है इसका प्रोसीजर, so which makes it quite a difficult constitution to amend. Hence में अभी तक 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं और उनमें भी मेजर अमेंडमेंट्स बहुत थोड़ी हैं, ज्यादातर प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स हैं जो वक्तन फवक्तन आइन को ऑर्गेनिक रखने के लिए की गई, आइन को ऑर्गेनिक रखने के लिए की गई। ठीक है जी। अब यहां से हम आगे चलते हैं। ये अगर आपने देख लिया है तो आई शुड वाइप इट ऑफ। जी, आइन यही लिखता है कि आधा हाउस जाएगा मिड टर्म में, लेकिन प्रैक्टिकली ये बाद में इम्पॉसिबल हो गया। तो अब मिड टर्म में पूरा हाउस जाता है, मतलब हर 2 साल बाद इलेक्शंस होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। मिड टर्म इज 2 years, 4 साल पूरी टर्म है तो मिड टर्म इज 2 years। ठीक है। नहीं जी, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी 4 साल ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी 4 साल ही लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी 4 years ही है। तो हाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हाफ ऑफ इट शुड गो फॉर री इलेक्शन, बट वॉलंटरली सारा हाउस भी री इलेक्शन के लिए चला जाता है ताकि एक ट्रेडिशनल जो सैंक्टिटी ऑफ द हाउस है वो रहे मेंटेन। अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, वरना शुरू में ये होता था कि पहली दफा आधे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग थे, दे वॉलंटरली विड्रू देयर मेंबरशिप एंड वेंट टू री इलेक्शन, और एक ग्रुप ने 4 साल पूरे कर लिए। फिर ये वाले लोग जब दोबारा इलेक्ट होकर आए तो इन्होंने मजीद 4 साल किए। तो लेकिन इस तरीके से 4 साल का टेन्योर फिक्स नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आप दोबारा जब इलेक्शन में जाएं तो आप ही जीत कर आए, आप हार भी सकते हैं। तो इसलिए वो 4 साल के टेन्योर की सैंक्टिटी अब उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूएसए में। यूएसए कॉल्स इटसेल्फ अ फेडरेशन। जी, प्रैक्टिकली 2 years, प्रैक्टिकली 2 years। यूएसए कॉल्स इटसेल्फ अ फेडरेशन। Powers are clearly divided between federal and provincial government. ठीक है, federal and provincial government. The 9th amendment of the Constitution. सेनेट का टेन्योर 6 साल ही है जी पूरा। एक सेनेटर जब इलेक्ट होता है तो वो 6 साल के लिए सेनेटर रहता है। 1/3 however retire after every 3 years. फेडरेशन क्या है? वेल, आई वुड हैव प्रिज्यूम्ड कि आपको पाक अफेयर, करंट अफेयर में किसी न किसी ने ये पढ़ाया होगा। अगर मेरे साथ आपने किया है तो आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन चलें मैं दोबारा बता देता हूं। फेडरेशन एक ऐसी स्टेट को कहते हैं जहां पावर्स जो हैं लेजिस्लेशन की और एडमिनिस्ट्रेशन की वो डिवाइडेड होती हैं बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंस, बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंस। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर्स होती है,
दोनों में सेंटर क्या करेगा और सूबे क्या करेंगे, और इसी तरह जो फेडरेशंस हैं उनमें बैलेंस ऑफ पावर भी देखा जाता है कि किधर होगा। और नहीं बच्चे, इट्स नॉट ए कन्फेडरेशन। यूएस कॉल्स इटसेल्फ अ फेडरेशन, दैट्स इट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन which calls America United States of America. Simple. Confederation लेकिन आप फेडरेशन को फिर बाद में अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जा सकते। विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है फेडरेशन के अंदर। दूसरा, फेडरेशन में डिफेंस के साथ साथ फॉरेन पॉलिसी भी कॉमन होती है, नेशनल एक्सचेकर, ट्रेजरी जिसे हम कहते हैं, वो भी कॉमन होता है। ट्रेड एंड कॉमर्स, जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स होती है, उस पर फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ये चार चीजें एट लीस्ट कॉमन होना फेडरेशन में जरूरी है। अगर ये चार चीजें कॉमन नहीं है तो हम उसे फेडरेशन नहीं कह सकते। ठीक है जी, ये डिफरेंस है कन्फेडरेशन और फेडरेशन में। ठीक है। इनकम टैक्स का होना, एहसन कल भी शायद आपने पूछा था, इनकम टैक्स का फेडरल सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। मैंने कल भी अर्ज की थी आपकी क्लैरिटी के लिए कि 16वीं तरमीम तक, 1913 तक इनकम टैक्स सूबाई सब्जेक्ट था अमेरिका में। 16th अमेंडमेंट हुई 90, जहां पर फिर इनकम टैक्स को वफाकी सब्जेक्ट बनाया गया। ठीक है जी, आई होप दिस वुड सेटल द इशू वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, आई एम प्रिज्यूमिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ ऐसे हैं जो डायरेक्ट यूएस हिस्ट्री की क्लास में आए हैं, उन्होंने हमारे साथ करंट अफेयर्स या पाक अफेयर्स नहीं किए हुए। खैर, तो अमेरिका कॉल्स इट ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं, हम क्यों पढ़ेंगे टैक्स सिस्टम बच्चे? हम यूएस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। नूरुल हुदा पूछ रहे हैं नेक्स्ट टैक्स सिस्टम हम पढ़ेंगे या नहीं। हम टैक्स सिस्टम क्यों पढ़ेंगे बच्चे? हमारा वो टॉपिक नहीं है। टैक्स सिस्टम तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी हमारा टॉपिक नहीं है, लेट अलोन कि हम यूएस हिस्ट्री में उसको पढ़ें। यूएस हिस्ट्री इतना ज्यादा निटी-ग्रिटी में नहीं जाएगी, ना जाती है कि वहां का टैक्स सिस्टम क्या है। हाउएवर, आप अपनी क्यूरियोसिटी के लिए अगर मुझसे पूछना चाहेंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप वैसे ये जानना चाहते हैं कि मुझे पता है या नहीं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि टैक्स सिस्टम क्या है और क्या नहीं। ठीक है जी। तो
their own national anthems, their own slogans, even their own constitutions, and there is no uniformity of law in states in America. सूबाई रियासतों में कवानीन जगह जगह फर्क है. सो एक परफेक्ट कमिंग टुगेदर फेडरेशन का नक्शा पेश करता है अमेरिका, और एक मोस्ट सक्सेसफुल जो है वो मॉडल है ऑफ फेडरेशन. तो ये भी स्ट्रक्चर का हिस्सा है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के. अगली चीज है, अमेरिका इज ए presidential form of government. America is a presidential form of government. अमेरिका एक presidential form of government है. The executive authority lies with the president. He himself is not answerable to the Congress. His tenure also is not dependent on the tenure of the Congress. ठीक है, ना वो खुद जवाबदेह है कांग्रेस को, ना ही उसका टेन्योर डिपेंडेंट है कांग्रेस के टेन्योर के ऊपर. He is answerable to people who elect him. He is answerable to people who elect him. American president, whosoever he may be, can only serve two consecutive terms. Can only serve two consecutive terms. सेपरेशन ऑफ पावर एक अलग फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का. दाऊद अहमद, थोड़ा सा मुझे 2-3 मिनट और दे दें तो वहां तक हम पहुंच जाएंगे. ठीक है. सो 2 कंसेक्टिव जो है टाइम्स से ज्यादा वो सर्व नहीं कर सकता. 2 कंसेक्टिव टर्म्स वो सर्व कर सकता है, इससे ज्यादा वो सर्व नहीं कर सकता. ठीक है जी. क्वालिफिकेशंस क्या हैं अमेरिका का सदर बनने के लिए? क्वालिफिकेशंस बड़ी सिंपल हैं. ही हैज टू बी अ नेचुरल बॉर्न US citizen, domiciled in USA for last 14 years, domiciled in USA for last 14 years, 35 years of age or more, not insolvent, not of unsound mind. His name appears on electoral roll. ये क्वालिफिकेशन है. ये जो है क्वालिफिकेशंस है. सदर अमेरिका का शहरी होना चाहिए, पिछले 14 साल से अमेरिका में रह रहा हो, 35 साल या उससे ज्यादा उम्र का हो, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे इनसॉल्वेंट या अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर ना किया हो, और उसका नाम इलेक्टोरल वोट पर आता हो, यानी वो खुद भी वोट डालने का अहल हो. इससे मुराद ये है कि वो खुद वोट डालने के अहल होने से मुराद ये है कि वो कन्विक्टेड नहीं है. क्योंकि अमेरिका में अगर आपको 3 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो आप वोट डालने के लिए अहल नहीं रहते. ठीक है. तो उसका नाम इलेक्टोरल रोल पे आता है, इसका मतलब है वो टैक्स पेयर होगा, वो जो है वो सजा याफ्ता नहीं होगा. इन टोटलिटी नहीं, कंसेक्टिव से मुराद है बैक टू बैक 2 टर्म्स ऑफ 4 years.
कंसेक्यूटिव से मुराद है बैक टू बैक 2 टर्म्स ऑफ 4 years। यस, नॉन कंसेक्यूटिव वो सर्व कर सकता है 2 से ज्यादा, उस पर कोई पाबंदी नहीं। आपको लगता है ट्रंप के पास साउंड माइंड नहीं है, अमेरिकन कोर्ट्स डू नॉट बिलीव सो। मैं और आप फैसला नहीं करेंगे कि कौन पागल है और कौन नहीं है, अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फैसला करेगी कि कौन पागल है और कौन नहीं है। एंड इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ही हैज पुश्ड Afghan peace process, he is making Arab states to make a beeline to recognize Israel. He has handled all right, अमेरिकन सिस्टम को भी सही उन्होंने हैंडल किया है। कोविड के अलावा देयर इज नॉट वन थिंग दैट ही मेस्ड अप बियॉन्ड रिपेयर। कोविड में उन्होंने इडियोटिक रहे हैं, अदरवाइज आप रिजल्ट्स को, टेंजिबल रिजल्ट्स को फ्रॉम एन अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो अगर इमिग्रेंट्स के वो खिलाफ गया है तो बीइंग एन अमेरिकन आई वुड फील सेफर अगर वहां पे लेस इमिग्रेंट्स होंगे। देयर वुड बी मोर जॉब्स फॉर मी अगर वहां पर लेस इमिग्रेंट्स होंगे। ठीक है, तो ही इज एन अनकन्वेंशनल लीडर पॉलिटिशियन। ट्रंप को हम पढ़ेंगे एज ए प्रेसिडेंट, उनका टेन्योर हम पढ़ेंगे। खैर, तो ये क्वालिफिकेशंस हैं जी उसकी। अब हम आते हैं उसके इलेक्शन की तरफ। इलेक्टोरल कॉलेज है 538 लोगों का। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट है जी, हिज नेम शुड अपेयर ऑन द रोल, इलेक्टोरल रोल। सिंपल, कि उसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट पर हो। इसमें एक्सप्लेन क्या करना है? प्रेसिडेंट इज आंसरेबल टू द पीपल ऑफ अमेरिका, जो उसे इलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। 538 का इलेक्टोरल कॉलेज है अमेरिका का। 538 का इलेक्टोरल कॉलेज है, मैंने बता दिया है जी, इलेक्टोरल कॉलेज है, जिसका मैंने अभी शुरू में जिक्र भी किया। यू नीड टू स्कोर 270 out of 538 to become president. सदर बनने के लिए आपको 538 में से 270 वोट चाहिए। However, अगर दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स बराबर वोट ले आए, क्योंकि 538 तकसीम हो सकता है 2 पर, बराबर वोट ले आए इलेक्टोरल कॉलेज के, या 2 से ज्यादा कैंडिडेट हों, 3 हों, 4 हों, और कोई एक भी कैंडिडेट 270 वोट ना ला सके, सबके 270 से कम हो, उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शैल इलेक्ट द प्रेसिडेंट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सदर को इलेक्ट करेगी, और 435 लोग नहीं वोट डालेंगे। 50 रियासतों से आए हुए हैं ये 435 लोग, तो हर रियासत से एक बंदा वोट डालेगा। जिस तरफ 26 वोट पहले हो जाएंगे वो सदर इलेक्ट हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट ऐसी सूरत में शैल बी इलेक्टेड बाय सेनेट। ऐसी सूरत में वाइस प्रेसिडेंट को सेनेट इलेक्ट करेगी। सेम प्रिंसिपल पर, सेनेटर 100 हैं लेकिन वोट 50 डालेंगे, एक सेनेटर आएगा हर रियासत से। तो जिस तरफ पहले 26 वोट हो जाएंगे वो वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है जी। ये है इलेक्शन का प्रोसीजर। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में इलेक्शंस होते हैं। 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ओथ लेता है। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में इलेक्शंस होते हैं। 20 जनवरी को प्रेसिडेंट वोट लेता है। ये भी अब डेट फिक्स कर दी गई है। पहले ये फिक्स डेट नहीं थी, तो प्रेसिडेंट्स मार्च अप्रैल में जाकर ओथ लेते थे। तो 1933 ऑनवर्ड्स अब प्रेसिडेंट्स जो हैं वो 20 जनवरी को ही ओथ लेते हैं। ठीक है जी।
यहां तक अगर क्लैरिटी है तो अब हम पावर्स एंड फंक्शंस की तरफ जाएंगे प्रेसिडेंट के। ठीक है जी, अब आ जाए पावर्स एंड फंक्शंस की तरफ। जो प्रेसिडेंट सेनेट में 26 वोटों को आप डबल करेंगे तो ये 52 बनते हैं। 26 वोटों का मतलब है 50 में से 26 रियासतों ने वाइस प्रेसिडेंट को वोट दे दिया। तो 26 रियासतों ने अब वोट दे दिया, तो बाकी 24 प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ भी वोट दें, प्रेसिडेंट हारेगा तो नहीं वाइस प्रेसिडेंट। तो इसलिए 26 वोटों पे आके गिनती रोक देंगे अगर वो एक ही तरफ पड़े हैं। सिंपल, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा दिया इतना काफी है। नहीं जी, ये एब्सोलूट मेजॉरिटी होती है 50% प्लस 1। नहीं मिलेंगे तो पूरे जो है 50 वोट डालने पड़ेंगे। 50 वोट डालेंगे तो काउंट कर लेंगे हम कि किस तरफ ज्यादा है किस तरफ कम है, तो जो ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। सिंपल, ठीक है। एब्सोलूट मेजॉरिटी ये है जी कि 50% प्लस 1, यानी जितने वोट कास्ट हुए हैं उनका 50% प्लस 1 आपको मिलना चाहिए। अगर आपको नहीं मिला, सबको उससे कम मिले हैं, तो उस सूरत में अमेरिका में रन ऑफ इलेक्शन नहीं है, ठीक है। टर्की में रन ऑफ इलेक्शन है, फ्रांस में रन ऑफ इलेक्शन है, यानी टॉप 2 कैंडिडेट्स दोबारा इलेक्शन में जाते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सदर को इलेक्ट कर लेता है और सेनेट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लेता है। वाइस प्रेसिडेंट बाय डिफॉल्ट, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट भी होता है। वाइस प्रेसिडेंट बाय डिफॉल्ट, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट भी होता है, ठीक है जी। प्रेसिडेंट हु इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उसकी पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? उसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्लस हेड ऑफ द स्टेट। वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है और वो हेड ऑफ द स्टेट भी है, ठीक है जी। पार्लिमानी निजाम की तरह ये ओहदा अलग अलग लोगों में तकसीम नहीं है। ही इज ऑल्सो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। अमेरिका की मुसल्लह अफवाज का वो कमांडर इन चीफ भी है और इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म है। वैसे तो आरिफ अलवी भी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ हैं, लेकिन वो बस ऐसे ही हैं। अमेरिका में ही इज द रियल आर्मी चीफ। जो प्रेसिडेंट है वो रियल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, FBI, CIA का असल चीफ सदर होता है, ठीक है जी। और ये जैसे जैसे आप तारीख पढ़ेंगे आपको आइडिया हो भी जाएगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर, he is responsible for development, he is responsible for internal policy making, he appoints his own cabinet। ये खुद अपनी कैबिनेट अपॉइंट करता है। इसकी कैबिनेट जो है वो जरूरी नहीं है कि सेनेट से और कांग्रेस से आए, वो जिसको मर्जी जहां से मर्जी लेकर अपना वजीर बना ले और इसके वजीर इसी को जवाबदेह होते हैं। इसके वजीर इसी को जवाबदेह होते हैं। दे ओनली सर्व ड्यूरिंग द स्वीट विल ऑफ द प्रेसिडेंट। ये किसी और को, पार्लियामेंट को या किसी और चीज को जवाबदेह नहीं होते, ठीक है जी। ही मेक्स द फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी बनाना चलाना उसकी जिम्मेदारी है। अल्टीमेट हायरिंग एंड फायरिंग अथॉरिटी है ये।
ठीक है, ही अपॉइंट्स एम्बेसडर्स, हाई ऑफिशियल्स लाइक FBI चीफ, CIA चीफ, ही अपॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट जजेस एज वेल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी सदर अपॉइंट करता है। He has the power to grant pardon and reprieve to criminals. किसी भी मुलजिम की सजा, मुजरिम की सजा में तखफीफ या पूरी माफी सदर दे सकता है। सजा में तखफीफ या पूरी माफी सदर दे सकता है। तो ये शॉर्टली स्पीकिंग उसके पावर्स एंड फंक्शंस हैं प्रेसिडेंट के। अगला जो फीचर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, या जो अगला जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लास्ट 3 हैं जी। अल्टीमेट हायरिंग एंड फायरिंग, वो अथॉरिटी है जिसको जिस ओहदे पर चाहे रखे या निकाल दे। एम्बेसडर्स वो अपॉइंट करता है, हाई ऑफिशियल्स जितने हैं सरकार में वो अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल को वो अपॉइंट करता है। आखिरी है जी टू ग्रांट पार्डन एंड रिप्रीव, ठीक है, पार्डन एंड रिप्रीव, सजाओं को माफी दे सकता है, सजाओं में कमी कर सकता है, सजाओं में माफी दे सकता है और सजाओं में कमी कर सकता है। नहीं, अपने आप को नहीं आप माफी दे सकते। बुनियादी प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। अपने मामले में आप खुद जज नहीं होते, ठीक है जी। खैर, अगला जो इंपॉर्टेंट फीचर है, स्ट्रक्चर का हिस्सा है अमेरिका का, उसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। सिस्टम इस तरह का है अमेरिकन आइन का, मॉन्टेस्क का प्रिंसिपल है। मॉन्टेस्क फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है दैट देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। ऑल 3 ऑर्गन्स मस्ट बी autonomous in their working. One organ must not interfere with the jurisdiction and authority of the other organ, लिहाजा ताकि वो अपने डोमेन में, अपने अपने डोमेन में तीनों ऑर्गन्स काम करें, ओवरलैप ना करें। बट एट द सेम टाइम ही इंट्रोड्यूसेस चेक्स एंड बैलेंसेस। So separation of power cannot survive without check and balance, and vice versa. One cannot survive without the other. अगर separation of power होगी तो checks and balances का होना जरूरी है। Too much separation of power would straitjacket the governmental institutions. Too much watertight compartmentalization would make the government frozen or would make the government redundant or ineffective. इसलिए to keep the government system well oiled, to keep the government system organic, हमें checks and balances का सिस्टम करना पड़ता है। यानी अगर कोई एक इदारा too strong हो जाए और वो सोलो फ्लाइट लेने की कोशिश करे, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज, ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज डेवलप कर ले, तो उस इदारे को रीन इन करने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम इन प्लेस हो। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इसी सिस्टम पर चलता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर को अगर हम अंडरस्टैंड करें
तो एग्जेक्टिव की पावर्स आपने देख ली, एग्जेक्टिव की ये पावर्स हैं। प्रेसिडेंट इज द एग्जेक्टिव हेड, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री। तो ये उसके इख्तियारात हैं जो वो खुद इस्तेमाल करता है, किसी और के इख्तियारात नहीं, किसी और को वो जवाब दे नहीं, उसका टेन्योर किसी और के टेन्योर पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर पार्लियामेंट के टेन्योर पर डिपेंडेंट होता है। इफ देयर इज नो पार्लियामेंट देयर कैन नॉट बी एनी प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज होती है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट कर रही है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। सोल पर्पस इनका है लेजिस्लेशन। तो ये इस काम में कॉम्पिटेंट है, उन्हें इस काम से कोई नहीं इंटरफेयर करता। प्रेसिडेंट इतना पावरफुल होने के बावजूद खुद लेजिस्लेशन इनिशिएट नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट इतना पावरफुल होने के बावजूद खुद लेजिस्लेशन इनिशिएट नहीं कर सकता। ठीक है जी। बजट पास करना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई इनके अलावा बजट पास करने की अथॉरिटी भी किसी के पास नहीं है। तो ये अपने इन कामों में बिल्कुल आजाद है। उसके बाद आती है जी जुडिशरी, तीसरा ऑर्गन। जुडिशरी भी ट्रूली इंडिपेंडेंट है। जजेस डोंट रिटायर। अमेरिकन जजेस रिटायर नहीं होते, अमेरिका और बर्तानिया में रिटायरमेंट एज एज सच नहीं है। अच्छा, काम इसका क्या है? नंबर 1, इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशरी, सॉरी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनका काम है, ये इनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। कांग्रेस ने आइन बनाया है, लेकिन कांग्रेस खुद आइन को इंटरप्रेट भी नहीं कर सकती, जुडिशरी करेगी। एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल ऑफ यूएसए, और अमेरिका के लोगों की के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ वो जुडिशरी की जिम्मेदारी है। तो ये 3 ऑर्गन हैं, उनके अलग अलग अपने स्पेसिफिक ड्यूटीज हैं, सेपरेट पावर्स हैं जिन्हें वो एक्सरसाइज करते हैं। बट एट द सेम टाइम देयर इज चेक एंड बैलेंस एज वेल। चेक एंड बैलेंस कैसे वर्क करता है? हमने कहा जी प्रेसिडेंट बड़ा ताकतवर है, कमांडर इन चीफ है, बट ही रिक्वायर्स assent of Congress to send troops out of USA. USA से बाहर अगर उसने फौजी भेजने हैं तो उसे कांग्रेस की असेंट की जरूरत है, उसके बगैर वो ट्रुप्स बाहर नहीं भेज सकता। डेवलपमेंट के लिए उसे पैसों की जरूरत है, बजट पास करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। बजट भले अखराजात का तखमीना वो लगाता है, बजट बनाता है, लेकिन उसको पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करता है, विच इज कंसिडर्ड ए जेलस गार्डियन ऑफ द नेशनल पर्स, विच इज कंसिडर्ड ए जेलस गार्डियन ऑफ द नेशनल पर्स, जो एक एक पैसे का हिसाब मांगे। तो यहां भी जो पर्स स्ट्रिंग्स हैं प्रेसिडेंट की, वो पर्स स्ट्रिंग्स हमारी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में। अच्छा, फिर हमने कहा वो फॉरेन पॉलिसी बनाता है, वो एम्बेसडर्स को अपॉइंट करता है, वो जजेस को अपॉइंट करता है। यस, वो फॉरेन पॉलिसी बनाता है, बट एवरी ट्रीटी ही साइंस हैज टू बी रेटिफाइड बाय द सेनेट। हर ट्रीटी जो वो साइन करता है, वो जब तक सेनेट रेटिफाई ना कर दे, अमेरिका पर लागू नहीं होती, अमेरिका उसका पाबंद नहीं होता। एम्बेसडर्स हों, जजेस हों, हाई ऑफिशियल्स हों, उनकी अपॉइंटमेंट सदर करता तो है, बट दैट टू हैज टू बी रेटिफाइड बाय द सेनेट। वो भी रेटिफाई होती है सेनेट से। सो यूं प्रेसिडेंट की पावर्स के ऊपर ये चेक्स हैं। एंड अबव ऑल दैट
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट। सदर की इंपीचमेंट भी वो कर सकते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिंपल मेजॉरिटी के साथ रिकमेंड करेगा इंपीचमेंट को, और सेनेट 2/3 मेजॉरिटी के साथ सदर को घर भेज देगा अगर वो समझते हैं कि सदर आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहा। तो यूं ये सारे चेक्स ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट पे मौजूद हैं। सो ये हो गया। अच्छा, अब ये पढ़ने से हमें ये लग रहा है कि शायद ऑफिस ऑफ ये जो हमारी लेजिस्लेचर है ये टू पावरफुल है, इस पर कोई चेक नहीं, इस पर भी चेक है। एवरी लेजिस्लेशन ऑफ द कांग्रेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट रिक्वायर्स असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। उन्हें सदर की असेंट की जरूरत है। सदर की असेंट के बगैर कोई लॉ नहीं होता। एंड प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ पास्ड बाय द कांग्रेस। तो प्रेसिडेंट के पास वीटो है। प्रेसिडेंट की वीटो को ओवरराइड करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी लानी पड़ेगी। अगर प्रेसिडेंट की वीटो को आप ओवरराइड करना चाहते हैं तो आपको 2/3 मेजॉरिटी लानी पड़ेगी, जो हमेशा आसान नहीं होती। तो इसलिए प्रेसिडेंट का इनके ऊपर भी चेक है हर लॉ के हवाले से। सिमिलरली जुडिशरी हैज अ चेक ऑन बोथ ऑफ देम। उस चेक को हम कहते हैं द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है। दे कैन रिव्यू any law, both houses, 2/3 majority of the both houses, any law passed by the legislature or any executive action taken by the president, if the judiciary thinks, somebody challenges it and the judiciary thinks that it is against the constitution, ultra vires the constitution, repugnant to constitution, in that case judiciary can declare that law as null and void. Judiciary can declare that decree, that executive order of the president as null and void. तो जुडिशरी का इन दोनों के ऊपर ये चेक है, लेजिस्लेचर के ऊपर भी और प्रेसिडेंट के ऊपर भी। फिर जुडिशरी के ऊपर क्या चेक है? जुडिशरी के ऊपर चेक ये है कि एक तो उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट और सेनेट मिल के करते हैं। तो एग्जेक्टिव उनको लगाता है, लेजिस्लेचर उन्हें रेटिफाई करता है, और आइन में गिवन उनका रोल है उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते। तो ये एक चेक जो है वो जुडिशरी के ऊपर भी है। सो दिस इज हाउ द सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस सिस्टम वर्क्स इन अमेरिका। तो आपको पेपर में भी जब पूछा जाएगा तो आपने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसको जस्ट एक हेडिंग में ये लिख के कि जी एक सेपरेशन ऑफ पावर होती है तो एक फीचर है, वो नहीं आपने बताना। देखिए, वीटो बड़ा सिंपल है। अगर आपने सिंपल मेजॉरिटी से एक लॉ पास किया और प्रेसिडेंट कहता है मैंने इसको साइन नहीं करना, वो वीटो कर देता है, तो दैट लॉ शैल डाई इट्स नेचुरल डेथ। हाउएवर, अगर आप कहते हैं नहीं लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने पास कराना ही कराना है, तो फिर उसी लॉ को आपको दोबारा 2/3 मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। इन दैट केस फिर प्रेसिडेंट के पास वीटो नहीं रहेगी और वो सुपरसीड हो जाएगी। पॉकेट वीटो होती है जी जब प्रेसिडेंट के पास अपनी वीटो को एक्सप्रेस करने के लिए या अपनी असेंट देने के लिए 10 दिन होते हैं। तो प्रेसिडेंट अगर 10 दिनों में ना असेंट देता है ना वीटो करता है और वो 10 दिन का टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का या सेनेट का, जहां से भी वो बिल उसके पास आया है, वो सेशन लैप्स कर जाता है, मुलतवी कर जाता है, तो उसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। क्योंकि अमेरिकन आइन कहता है कि अगर एक कानून पूरा नहीं बन सका, सारे मराहिल तय नहीं कर सका प्रेसिडेंशियल असेंट तक, तो और सेशन आपका लैप्स कर गया है, तो उस सूरत में जब दोबारा सेशन आएगा तो वो कानून जीरो से दोबारा शुरू होगा अगर आप उसे लाना चाहते हैं। तो ऐसी वीटो को पॉकेट वीटो कहा जाता है। जब आप ना भी नहीं करते और हां भी नहीं करते और टाइम गुजारते हैं, उसको पॉकेट वीटो कहा जाता है।
नहीं बच्चे, ऐसे नहीं है। ऑर्डिनरी लॉ सिंपल मेजॉरिटी से बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी से आती है। ऑर्डिनरी लॉ सिंपल मेजॉरिटी से बनता है और उसको प्रेसिडेंट वीटो करता है, और वीटो को ओवरराइड करने के लिए आप 2/3 लाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चूंकि आती ही 2/3 से है तो उसको प्रेसिडेंट ओवरराइड नहीं कर सकता। ठीक है, यहां तक अगर हम समझ आ गई है तो हम यहां से आगे चलते हैं। मेनली जो स्ट्रक्चर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही है। उसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, वो आपने यहीं देख ली। उसके अलावा स्पॉइल सिस्टम है। स्पॉइल सिस्टम में प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट एनीवन एनीवेयर। किसी भी बंदे को जिसको वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब समझता है, वो उसको कहीं भी पकड़ के लगा सकता है। ये उसका स्वाबदीदी इख्तियार है। ये स्वाबदीदी इख्तियार जो है ये 1881 तक तो प्रेसिडेंट्स ने बड़ा इंजॉय किया है। ठीक है जी, बड़ा इंजॉय किया। और उस जमाने में फिर लोग लॉबिंग करते थे और लॉबिंग करके नौकरियां हासिल करते थे और ओहदे लेते थे सदर से। तो ऐसे ही एक नौकरी के ख्वाहिशमंद ने उस वक्त के प्रेसिडेंट जेम्स गारफील्ड को मर्डर कर दिया था 1881 में। जेम्स गारफील्ड को मर्डर कर दिया था 1881 में। तो उसके बाद फिर 1883 में सिविल सर्विस कमीशन अमेरिका में बना, सिविल सर्विस कमीशन ऑफ अमेरिका 1883। तो तब से ज्यादातर हायरिंग सिविल सर्विस कमीशन करता है। हाउएवर प्रेसिडेंट के पास इख्तियार फिर भी मौजूद है किसी भी ऑफिसर को या किसी भी बंदे को किसी भी ओहदे में लगाने का। तो ये बाय एंड लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा आपको पता है अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। आप अपने मुल्क के भी बाशिंदे हैं और आप अपनी रियासत के भी बाशिंदे हैं। यूनिवर्सल सफरेज है, तमाम 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग वोट दे सकते हैं। रिपब्लिक सिस्टम है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। यूं ये स्ट्रक्चर है सारा। ठीक है जी, ये है जी स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली लिखा हुआ है उमर, जाहिर है कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर पे बात करेंगे तो लिखेंगे तो सही। ठीक है जी, दैट्स इट जी। जेम्स गारफील्ड वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट मर्डर्ड इन 1881।